डब्ल्यूडब्ल्यू के पिछले 24 सालों के इतिहास में पहली बार 2001 से इस साल कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कि पिछले 24 सालों में हर बार हुआ है। और यहां पे मैं बात कर रहा हूं डब्ल्यूडब्ल्यू के हेल इन अ सेल वाले मैच की। तो अभी तक हमने इस साल एक भी हेल इन अ सेल मैच देखा नहीं है। अगला वाला शो सर्वाइवर सीरीज है, डब्ल्यूडब्ल्यू एसएनएम भी करवाएगी। तो अभी तो कहीं से देख के ऐसा लग नहीं रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू का हेल इन अ सेल करने का प्लान है। अगर ऐसा होता है तो 2001 से ये पहली बार होगा कि किसी भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साल में एक बार भी हेल इन अ सेल मैच नहीं हुआ। अगर आपको नहीं पता तो मेरी मेमोरी में अभी भी ये चीज स्ट्राइक करी कि ट्रिपल एच को ऐसे ऐसे स्टिपुलेशन वाले पीएलईज पसंद नहीं आते। उनका ज्यादा ये रहता है कि अगर किसी स्टोरी लाइन में किसी स्टिपुलेशन के आने का लॉजिक बन रहा है तभी उसको लेके आते हैं। इसलिए वो जो हेल इन अ सेल जो नाम के साथ ही पीएलई होता था वो तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत साल पहले ही करवाना बंद कर दिया। उसकी जगह हमने लास्ट ईयर बैड ब्लड देखा था और फिर डब्ल्यूडब्ल्यू वैसे करके उसे करती है कि जहां पर लगता है कि हेल इन अ सेल डालना चाहिए वहां पर डाल देते हैं। तो अगर अभी भी 2 महीने बचे हैं, अगर नहीं होता तो ऐसा होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में पिछले 24 सालों में पहली बार। क्या ओपिनियन है आपका इसके ऊपर? क्योंकि देखो हेल इन अ सेल मैच होते तो इंटरेस्टिंग है। अब ऐसा थोड़ी है कि हेल इन अ सेल के लिए तुम्हें कोई जगह नहीं मिली तो डालोगे ही नहीं। भाई हेल इन अ सेल मैच के लिए स्टोरी लाइन को वैसे बनाना जरूरी होता है, ये मेरा मानना है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 762 में, अगर मैं सही हूं। और मैं आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहता हूं। पहले यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट के सहारे से देख सकते हो। जैसे कल वाली वीडियो में हमने अच्छे से डिस्कस किया था कि सेथ रॉलिंस के साथ सिचुएशन चल क्या रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जाते जाते सेथ रॉलिंस अपने हाथ को ही फेवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंसर्न है सेथ रॉलिंस के इंजरी को लेके वो सीरियस होते जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार ऐसा नहीं है, बट पता नहीं यार, मैं तो अभी इसके ऊपर कुछ कमेंट कर नहीं सकता। फिर कुछ और सेथ रॉलिंस के बारे में हमको बातें पता चली और ये पीडब्ल्यू इनसाइडर ने रिपोर्ट की है, जिनको आप कह सकते हो डर्ट शीट्स में सबसे ज्यादा रिलायबल सोर्सेज में से एक है। उन्होंने ये बोला कि इनकी सर्जरी होने वाली है शोल्डर या फिर रोटेटर कफ की। अगर थोड़ी सी बॉडी के एनाटॉमी के बारे में आपको पता है, एनाटॉमी ये भी बोल देते हैं, जो भी है पता है अगर आपको इसके बारे में, तो फिर ये जो आपका रोटेटर कफ होता है वो इधर का पार्ट होता है। तो उसमें शायद कुछ सेथ रॉलिंस को प्रॉब्लम है और वो शायद प्रॉब्लम थोड़ी सीरियस है और इसकी वजह से उनको सर्जरी करवानी पड़ जाएगी। और इतना ही नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू के आने वाले जो शोज थे, जैसे जापान का जो टूर था वहां पे सेथ रॉलिंस शेड्यूल थे अपने मैच के लिए, अब वहां पे भी सेथ रॉलिंस को रिप्लेस कर दिया गया है। तो अभी तो देखो ऐसे इंप्रेशन में देख के तो यही लग रहा है कि सारा जो मामला है वो सेथ रॉलिंस की इंजरी का वो असली वाला ही है। और अगर ये असली वाला है भी तो ये कितने लंबे टाइम का उनका ब्रेक होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं पता। क्योंकि देखो ये रिसेंटली जो डब्ल्यूडब्ल्यू ने सेथ रॉलिंस के साथ रूल्स ऑफ द सेंचुरी किया, अब फैंस का इसके ऊपर उतना जो यकीन है वो हो नहीं पा रहा। और जैसे हमने मंडे नाइट ड्रॉ में देखा कि सीएम पंक के पास वर्ल्ड चैंपियनशिप आ गई है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, ट्रिपल एच ने पोस्टर रिलीज किया है एसएनएमई का। और ये डब्ल्यूडब्ल्यू आजकल अब करने लगी है कि जब किसी शो किसी एसएनएमई पर किसी एक मेजर चीज के अराउंड वो शो को बिल्ड कर रहे हैं तो एक वो सिंगल पोस्टर बॉय की तरह उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे सीएम पंक को आप देख सकते हो और यहाँ पे ट्रिपल एच ने कैप्शन में लिखा है कि सीएम पंक हैज समथिंग टू प्रूव। और अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि अगर सीएम पंक ने वर्ल्ड चैंपियनशिप कंटेंडरशिप जीत ली है तो अब उनको सेथ रॉलिंस के साथ मैच मिलेगा। अब मैच मिलेगा तो सीधा मैच ही एडवर्टाइज नहीं होना चाहिए था, बट अभी फिलहाल के लिए उन्होंने सिर्फ सीएम पंक को यहां पर डाला है। तो क्या स्टिल वो पॉसिबिलिटी है कि सेथ रॉलिंस आ सकते हैं? और फिर कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि अभी वो जो टेस्ट वगैरह हैं वो उनके होंगे और फिर पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो जो नेचर है, अगर ये सब कुछ सही है तो इंजरी क्या है और वो कितनी ज्यादा सीरियस है। और इसी एसएनएमई से रिलेटेड कुछ ऐसी बात है जो कि ड्रू मैकिंटायर के फैंस को, जेकब फाटो के फैंस को खुश कर सकते हैं। क्योंकि यहीं पर डब्ल्यूडब्ल्यू प्लान्स में रखा हुआ है उन्होंने जेकब फाटो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए। यानी कि वो हमने जो बैक स्टेज वाला सेगमेंट देखा था जहां पे जेकब फाटो कोडी रोड्स की चैंपियनशिप को लुक देते हैं, उसके बाद ड्रू मैकिंटायर वहां पे आए थे, वो सही में डब्ल्यूडब्ल्यू इस चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए देख रही है। तो अगर ऐसा है तो शायद ड्रू मैकिंटायर के पास वो चैंपियनशिप के लिए मौका लगने वाला है, जो कि उनको पहले भी मिला था वैसे, लेकिन हर बार उनके साथ कोई चुल हो जाती है। या फिर ऐसा होगा कि जेकब फाटो को पहली बार हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए कंपीट करते हुए देखेंगे। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जो गाड़ी बड़ी तेज भाग रही थी जेकब फाटो की, वो थोड़ी डीरेल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन उसकी जो गति है वो थोड़ी सी धीमी हो गई है। अब उसको दोबारा से तेजी से चलाने की जरूरत है। पिछले कुछ सालों में एक ऐसा कंसर्न रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस का और डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स का, जो कि उनको बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट करता है। और ये रिलेटेड है डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार्स के एंट्रेंस म्यूजिक से। अगर या तो हो सकता है पुरानी मेमोरी हो, लेकिन मुझे भी आजकल वाले जो थीम सॉन्ग है वो उतने पसंद नहीं आते। जबकि पुराने टाइम में बेसिक सुपरस्टार्स के भी जो थीम सॉन्ग है वो बहुत अच्छे होते थे। ये डेफ रेबल की वजह से बोलते हैं कि भाई ये बेकार हो गया, जिम जॉनस्टन जब ये सारे लोग थे तो ये बहुत अच्छा काम करते थे। तो अब ये पता चला है कि डब्ल्यू
WWE इस चीज को फाइनली अब चेंज कर रही है इतने कुछ सालों से। और आपने जो रिसेंटली स्ट्रीट प्रॉफिट्स का उनका पुराना वाला म्यूजिक देखा, नाकामोरा का जो पुराना वाला म्यूजिक देखा, वो सुपरस्टार्स के रिक्वेस्ट के ऊपर ही था। और शेमस और ड्रू मैकिंटायर ने भी रिक्वेस्ट किया है अपने थीम सॉन्ग के चेंज के लिए। तो मतलब कि अब ड्रू मैकिंटायर और शेमस का जो म्यूजिक है, शायद थीम सॉन्ग जो उनका एंट्रेंस वाला म्यूजिक है, शायद आप उसको चेंज होते हुए देख सकते हो। स्पेशली मैं तो ड्रू मैकिंटायर का तो चलो ठीक है, वो उनका वो जो अब है वो भी अच्छा ही है, लेकिन शेमस में अगर वो पुराना वाला म्यूजिक लेके आ जाते हैं, जो कि जब उनका फेस टर्न हुआ था तब फैंस चाहते थे, लेकिन फिर भी वो चीज़ हमने देखी नहीं। और ये जो नेक्स्ट चीज़ है वो भी ट्रिपल एच से रिलेटेड ही है। पता नहीं ट्रिपल एच के बारे में कई बार तो इतनी एक्सट्रीम बात आ जाती है कि लगता है कि ये सही में सही भी है या फिर ये सिर्फ ऐसे एजेंडा पुश किया जा रहा है ट्रिपल एच के अगेंस्ट में बातें फैलाने के लिए। तो ये बात आती है मेल्जर चीचा की तरफ से। और मेल्जर के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात और है, इस वीडियो में तो चिपके रहना। तो मेल्जर ने क्या कहा कि ट्रिपल एच जब होते हैं ना बैक स्टेज, तो हर बार उनका ऐसा नहीं रहता मोटिव कि उनको शो को बहुत ज्यादा ओवर डिलीवर या सुपर चार्ज करके बनाना है। कई बार वो ईजी रखते हैं चीजों को, और वो चीज हमने देखी भी है शोज में। कई बार ऐसा लगता है जैसे विंस के टाइम में होता था कि अबे यार तुमने कोशिश पूरी कर दी लेकिन फिर भी बेकार था। यहाँ पे इतना दिखता है कि अगर थोड़ा एफर्ट डाल देते हैं तो वो शो अच्छा बन जाता है, और जब इनका मूड नहीं है तो वो अच्छा नहीं होता। और फिर उन्होंने WWE अनरियल डॉक्यूमेंट्री की बात करी कि ट्रिपल एच का फोकस इस बात के ऊपर भी ज्यादा रहता है एक्चुअल स्टोरी लाइन से, कि जब ये अनरियल पे आएगी तो ये कैसे दिखेगी। क्योंकि एक बहुत एक्सट्रीम एलिगेशन बोलेंगे, इसे एलिगेशन ही बोलना चाहिए भाई, तो एक्सट्रीम ही चीज हो गई। क्योंकि ऐसा बोला गया कि ट्रिपल एच अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं ऐसे जैसे यूएफसी के लिए डेना वाइट है। जैसे यूएफसी और यूएफसी के किसी ऑफिशियल का नाम दिमाग में लेने की कोशिश करो तो पहला नाम डेना वाइट का ही आता, जैसे अब तक वो आता था WWE के लिए विंस मैकमैन का। तो वैसे ही ट्रिपल एच अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं। और वैसे आप देखोगे भी तो नेटफ्लिक्स का जो पहला एपिसोड था, फिर जैसे भी जब भी इनकी कोई बड़ी चीज़ होती है जहाँ पे भी ये पहली बार कुछ चीज़ की शुरुआत करते, जैसे ESPN के ऊपर भी हमने देखा, तो ट्रिपल एच वहाँ पे आ जाते हैं। बट आई थिंक फिर वो रोल है भी उनका वैसा कि उनको वहाँ पे होना भी है, कोई एक रिप्रेजेंट करने वाला बंदा भी होना चाहिए। तो काफ़ी मिक्स सी बात है, काफ़ी बातें सही भी लगती है, काफ़ी बातें सही नहीं भी लगती। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है वो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बट हम बात करते हैं अपने सर्वाइवर सीरीज के उस मैच की जिसके सपने हम सारे लोगों ने सजा लिए थे, लेकिन इस सेथ रॉलिंस की स्टोरी लाइन की वजह से अब क्या होने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है। और यह है विजन का मैच, जहां पे ब्रॉक लेसनर और ऑस्टिन थ्योरी दोनों ही इस मैच का पार्ट होते हैं। तो अब अगर सेथ रॉलिंस से ये विजन तो अब रही नहीं, तो अभी वॉर गेम्स मैच का क्या होगा और ब्रॉक लेसनर का क्या होगा, क्योंकि वो तो ओरिजिनली आने वाले थे इस सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स वाले मैच में। लेकिन उससे पहले भाई मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर दे देता हूं। प्री दिवाली सेल का आज लास्ट दिन है, 33% ऑफ आपको नेचुरल टीन जैसे हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट में मिल रहा है। और मैं नहीं बताऊंगा कि हाईएस्ट क्वालिटी है फिर नहीं, मेरे पास डेटा रहता है, मैं ट्रैक कर सकता हूं। जिन लोगों ने भी भर भर के नेचुरल टीन के प्रोडक्ट लिए हैं मेरी रिकमेंडेशन पे, वो कमेंट सेक्शन में खुद ही बता देना भाई, आपका तो फायदा हुआ है, जो बाकी लोग भी लेने में इंटरेस्टेड है उनका भी फायदा हो जाएगा। बाकी हर बार की तरह वेबसाइट पर जाके नाम ले लोगे मेरा, शॉर्ट में आरपंत इज द कोड, तो आपको एक भारी भरकम वाला डिस्काउंट मिल जाएगा। सिंपल सा इसको रखते हैं, ज्यादा इसको मैं आगे जाके नहीं बोलने वाला क्योंकि आज लास्ट दिन है। कर लोगे तो स्टैक आप भर लोगे अपना, तो थोड़ा आपको जो कीमतें हैं वो सस्ती मिल जाएंगी, 33% ऑफ। तो अब ब्रॉक लेसनर के क्या स्टेटस है फिर उनका सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स का, तो अभी फिलहाल के लिए ये हमको डर्ट शीट से पता चला है कि अभी तो भाई जो प्लान है सब WWE के इधर उधर हो चुके हैं। क्योंकि ये जो प्लान है, ये जो जिसको पिवट कहा जा रहा है सेथ रॉलिंस की स्टोरी में, उसकी वजह से ऑब्वियसली चीजें चेंज होंगी। तो इसकी वजह से शायद ब्रॉक लेसनर वॉर गेम्स मैच में भी नहीं होने वाला है, और फिर वो जो ऑस्टिन थ्योरी को विजन का पार्ट बना था वो भी नहीं होने वाला। मुझे तो लास्ट मिनट तक भी लगा था कि सेथ रॉलिंस चलो ये इससे तो अलग हो जाएंगे, ये विजन अपनी जो उनकी खुद की बनाई हुई है, लेकिन कहीं वो ऑस्टिन थ्योरी को ना साथ लेके आ जाएं जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था क्राउन जूल में, लेकिन वो चीज़ भी WWE ने करी नहीं। तो यार ये तो ऐसा लग रहा है कि अच्छी चीज़ जो हम चाहते थे ऑस्टिन थ्योरी के साथ हो, वो बस होते होते रह गई। और ये सेथ रॉलिंस की स्टोरी अगेन वो तो कंफ्यूजन ही है। मेरे ख्याल से जब तक ऐसे ना दिख जाए ना, बिल्कुल आने वाले आई थिंक 5-10 दिन में क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि लग तो रहा है कि है, लेकिन फिर भी उस चीज़ के ऊपर तब तक यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इन्होंने हमारे साथ रूस ऑफ द सेंचुरी किया था। आपको जॉन सीना के बारे में याद होगा, मैंने बताया था कि उनका जो SNME में मैच होने वाला है वहाँ पे कुछ बहुत बड़े पॉलिटिशियंस भी आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का भी वहाँ पे नेम आ रहा था। भाई पता नहीं, ये बात सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि जॉन सीना को कोई दुश्मनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, या फिर वो दूसरी विंग वाले हैं या जो भी है। क्योंकि उनसे एक इंटरव्यूअर पूछता कहीं एयरपोर्ट पे कहीं से तो जा रहे थे जॉन सीना कि अच्छा हमने सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप आपके फाइनल मैच में आएंगे, तो उन्होंने नो थैंक यू ऐसे करके सीधा, बहुत ही एक होता है ना कड़क जवाब, उस तरीके से रिप्लाई किया। और पोलाइट वे में भी और कड़क वे में भी जॉन सीना को बात करना बहुत अच्छा आता है, और वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे करी है। और इससे अमेरिकन जो फैंस हैं जो अगेंस्ट रहते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, भाई वो तो खुशी के मारे पागल होगा कि ये है हमारा जॉन सीना,
सीना ये है हमारा गोट, क्योंकि आपको पता है पॉलिटिकल ओपिनियन अगर रख देते हैं तो फिर चीज़ें बहुत इधर उधर गड़बड़ हो जाती हैं ऐसे बड़े सेलिब्रिटीज़ के लिए। तो फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा कि जॉन सीना चाहते हैं, और अगर वो ही नहीं चाहते तो फिर ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के आने का, रिंग साइड पे बैठने का कोई सेंस नहीं बनता। डॉल्फ जिगलर निक नेमेथ की बात करते हैं, और ये बात मैं सिर्फ अपने लिए कर रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए। तो मुझे बोला जाता है कि भाई आपकी काली जुबान है। अब देखो बिल्कुल डिटेल में जाके डॉल्फ जिगलर ने आज जाके फाइनली रिवील किया कि उनका रिलीज हुआ कैसे था। ये तो मैंने आपको बताया था कि उन्होंने खुद से रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसमें भी देखो कितना ज्यादा इंटेंस और एक्सट्रीम थे इस बात को लेके डॉल्फ जिगलर कि भाई मुझे जाना ही जाना है। वो कहते हैं कि मैंने एक बहुत लंबा मेल लिखा, विंस को लिखा, मैंने ट्रिपल एच को लिखा, ब्रूस प्रिचर्ड को लिखा, और इन सब, और कोई और भी बंदा था, वो कहता है मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा, और मैंने उनको ये बताया कि तुम मुझे पैसे दे रहे हो रेसलमेनिया मेन इवेंटर जैसे, लेकिन तुम मुझे यूज नहीं कर रहे, जो कि मेरे लिए छोड़ो तुम्हारे लिए ही बेकार है, मुझे इतने पैसे तुम दे क्यों रहे हो। क्योंकि डॉल्फ जिगलर को भी अपना वो जो रोल है वो पसंद नहीं आ रहा था। और उसके बाद वो कहता है कि किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया उसका, सिर्फ विंस मैकमैन ने किया, और विंस मैकमैन कहते हैं कि हाँ मुझे सोचने दो। फिर मैंने और फोर्स किया कि नहीं नहीं भाई मुझे अभी बताओ, ऐसे 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 करके मैंने थोड़ा बोला, और उसके बाद एक हफ्ते का टाइम लेने के लिए बोला विंस मैकमैन ने, और एक हफ्ते के बाद वो जो रिलीज हुए थे सुपरस्टार्स उनकी लिस्ट में डॉल्फ जिगलर का भी नेम था। और मुझे याद है कि ये डॉल्फ जिगलर रिलीज हुए उससे एक दिन पहले ही वीडियो में मैंने बोला था कि डॉल्फ जिगलर वो बंदा है जो कि WWE कंपनी से कभी रिलीज नहीं होगा, और एग्जैक्ट यही वो रीजन था, क्योंकि WWE उनको रिलीज करने भी नहीं वाली थी, क्योंकि उनको वो एक एसेट की तरह देखते थे जिगलर को कि भाई कभी भी किसी नए बंदे के साथ लड़वाना है तो अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है। लेकिन डॉल्फ जिगलर को अपनी पोजीशन पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कोई बंदा ऐसे लोअर कार्ड में या फिर जब वो टॉप लेवल पे जाके कंपीट कर सकता तो वो क्यों चाहेगा। तो वो रिलीज कभी भी होना नहीं था, लेकिन अब बंदे ने खुद सामने से इतना जोर आजमाइश करके किया, तो उस वजह से डॉल्फ जिगलर रिलीज हुए थे। इसमें काली जुबान का कोई भी लेना देना नहीं है। तो आई होप आज के बाद से जो मैटर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस के रेसलमेनिया 42 के मैच के बारे में। और मेल्जर ने ही इसके बारे में कमेंट किया, और मेल्जर ने वो सर्वाइवर सीरीज के वॉर गेम्स मैच को भी बोला था। बट आई थिंक मेल्जर वहां पे कुछ गलत तो है नहीं भाई, क्योंकि वो मैच तो होना था, लेकिन WWE ने बीच में पिवट डाल दिया सेथ रॉलिंस वाला, इस वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। तो रिसेंटली आप कह सकते हो फिर भी जो रिकॉर्ड है उनका काफी अच्छा है। तो यहाँ पे इस मैच के बारे में कमेंट करते हुए बोलते मेल्जर कि ये मैच WWE को रेसलमेनिया 42 के लिए करना था, या हो सकता है अब भी करना हो। और इस वाली स्टोरी लाइन के ऊपर वो थोड़ा और फोकस डालते हुए बोलते हैं कि ये जो हमने विजन के साथ देखा, पूरी फैक्शन का देखा, ये किसी भी तरीके से सेथ रॉलिंस के लिए नहीं था, ये ब्रॉन ब्रेकर के लिए ही था, ये जो पूरी WWE ने स्टोरी लाइन बनाई है। और अगर आप देखोगे भी तो जिस तरीके से ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने धोया है वो काफी ज्यादा स्टैंड आउट कर रहे हैं, जबकि सामने सेथ रॉलिंस जैसा बंदा है जिसने रॉयल रंबल जीती है, जिसने मनी इन द बैंक जीती है, जो मल्टी टाइम वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है WWE कंपनी में। तो ये मैच WWE ने रखा तो था सर, ये रेसलमेनिया 42 के लिए रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस वाला। अब इस मैच का क्या चक्कर है, हिसाब किताब है, आई थिंक उसके बारे में तो हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगेन जब तक ये सेथ रॉलिंस वाली सिचुएशन क्लियर नहीं हो जाती किसी भी चीज के बारे में ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। और फाइनली बात करते हैं उस चीज के बारे में जो कि अगेन फैंस के लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाला मोमेंट होगा। तो देखो अभी आप इस बात के ऊपर सवाल मत उठाना कि इस पे कोई लॉजिक बन रहा है या फिर नहीं, क्योंकि रिसेंटली अगर आप देखोगे तो जैसे सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन जुड़े थे तो लॉजिक तो इनका इतनी जल्दी अलग होने का भी नहीं था, क्योंकि भाई ऐसा लग रहा था कि ये वाली स्टोरी लाइन को और लंबा चलाएंगे। कई हम ऐसी स्टोरी लाइन चलते हुए देखते हैं जो कि लॉजिकली उतनी सही नहीं लगती, लेकिन WWE मूवमेंट्स क्रिएट करने के लिए उस चीज को एग्जीक्यूट कर देती है। जैसे कि कई लोगों को CM पंक और रोमन रेंस का सर्वाइवर सीरीज में एक साथ होना भी लॉजिकल नहीं लग रहा था, जबकि उसमें पॉल हेमन का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि ये बंदे साथ में कैसे हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती है, एंड उसी कड़ी में शायद आगे एक चीज जुड़ सकती है, और वो है जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस आएंगे सेम पेज पर, जो कि हमको देंगे एक पुरानी वाली शील्ड की वाइब। क्लियर है यहाँ पे पॉल हेमन अब जो है दोनों का ही दुश्मन बन चुका है, रोमन रेंस का तो पहले से था, अब सेथ रॉलिंस का भी हो जाएगा। तो अगर वही है ना कि दुश्मन का जो दुश्मन है वो अपना दोस्त होता है, तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस शायद आपको एक साथ दिख सकते हैं ये विजन वाली स्टोरी लाइन के स्प्लिट होने के बाद, ये विजन के ब्रेकअप के बाद। और बहुत सारे लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि शायद सर्वाइवर सीरीज के लिए अगर स्टिल सेथ रॉलिंस अवेलेबल हैं तो ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और CM पंक एक ही टीम का पार्ट हो जो कि सर्वाइवर सीरीज में एंटर करेगी। और फिर तो भाई ये बहुत ही मूवमेंट बनाने वाली बात हो जाएगी। जैसे ब्रॉक लेसनर का हम बोल रहे थे कि लॉजिकल कैसे है कि भाई ब्रॉक लेसनर की पर्सनालिटी थोड़ी सूट करती है साथ में काम करने के लिए, उसी वे में आप कह सकते हो कि उतना तो देखो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस इतने झगड़ने के बाद साथ में कैसे हो सकते हैं, बट WWE को अगर स्टोरी लाइन में हमको वैसा ड्रामा देना है तो वो ये चीज कर सकते हैं, और ऐसा करके रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस हमें साथ में दिख जाएंगे, जो कि स्पेशली शील्ड वाले फैंस के लिए तो एक बड़ा सा मूवमेंट बन जाएगा। बाकी देखते हैं
WWE करती है फिर नहीं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको नेचुरल टीन का लिंक मिल जाएगा। 33% सेल का फ़ायदा उठाने का, प्री दिवाली सेल का उठाने का मौका आज आपके पास है। ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।